नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर। हमने चर्चा की कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ और इसकी आवश्यकता किस लिए महसूस की गई। हमने चर्चा में ये स्पष्ट किया या विचार विमर्श किया, आप लोगों के साथ हमने जानकारी बांटी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसमें केवल किसी एक संकाय या एक संस्थान या की जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय विधायिकाएं, ग्राम पंचायत, इसके अलावा इस अधिनियम में विद्यालयों, शिक्षकों, अभिभावकों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी के दायित्व विभाजित किए गए हैं और इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। अब इस चर्चा के दौरान हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार का क्या दायित्व है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है उसमें केंद्र सरकार को कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व निभाने हैं। केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए संकल्पित है, यानी जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर केंद्र सरकार जब भी महसूस करेगी, आवश्यकता जब केंद्र सरकार को लगेगी, तब वह राज्य सरकारों को इस अधिनियम के लिए परामर्श देने के लिए संकल्पित है। तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों को नवीन अनुसंधान योजनाओं एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है। केंद्रीय सरकार, देखिए प्रत्येक राज्य की अपनी एक वित्त व्यवस्था है, उनका अपना एक फंड है। शिक्षा के ऊपर केंद्र सरकार का अपना एक फंड है, एक निर्धारित राशि होती है। ऐसे ही राज्य सरकारों की अपनी एक निर्धारित राशि होती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी राज्य को आवश्यकता पड़ती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यदि उन्हें टेक्निकल जो असिस्टेंट या सहायता, कॉपरेशन यदि चाहिए, तो वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देगी। वित्तीय सहायता, यदि अनुदान या धनराशि की आवश्यकता होगी तो वो भी केंद्र सरकार देगा। संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करा करके राज्य सरकारों को नवीन अनुसंधान, यानी कुछ नई जो अनुसंधान है, रिसर्च है, ऐसी योजनाओं एवं क्षमताओं के निर्माण के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को समय समय पर प्रोत्साहित करती रहेगी। शिक्षकों की योग्यता के लिए मानकों को विकसित और लागू करने के लिए उचित निकायों के माध्यम से कार्रवाई करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, भागीदारी निभाना, परामर्शदात्री ढंग से प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का दायित्व भी केंद्र सरकार निभाती है। शिक्षकों की योग्यता, हमने यहाँ एक बात की है कि शिक्षकों की योग्यता के लिए मानकों को विकसित करके उनको लागू करने के लिए, यानी शिक्षक जो इस अधिनियम के अंतर्गत और वैसे भी जो शिक्षक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे, विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे, उनकी योग्यता, उनको की योग्यता क्या होगी, शैक्षिक योग्यता क्या होगी। शैक्षिक योग्यता के साथ साथ वो शिक्षक जो है वो जो भी उनके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों के अनुसार उनका प्रशिक्षण हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए केंद्र सरकार उचित, यानी जो विभिन्न संकाय हैं, संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, इनके माध्यम से और वो कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित करना, जैसे कि अभी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या, कैरिकुलम बनाना
उसे विकसित करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको परिवर्तित करना, समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं। और वैसे ही शिक्षा में भी निरंतर प्रगति की, विकास की और संशोधन की आवश्यकता है। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी भागीदारी निभाएगा और परामर्शदात्री ढंग से प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का दायित्व भी केंद्र सरकार निभाती है। हम इस बात को इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि अभी 21वीं सदी में, और यदि हम पिछले 2 वर्षों की बात करें, कोविड-19 की बात करें, तो हम सारे ऑनलाइन मोड पर चले गए हैं। ऐसे में जब हम जिस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी को सीखना, ये जो टेक्नोलॉजी के लिए जो हमारे उपकरण हैं उनका संचालन कैसे होगा, किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, विद्यार्थियों को उस वर्चुअल मोड पर कैसे लेके आया जाएगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, किस प्रकार से दूर दराज बैठे हुए विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिस प्रकार से शिक्षकों को, क्योंकि आवश्यक 2 वर्ष पहले तक हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम सब वर्चुअल मोड पर चले जाएंगे, ऑनलाइन चले जाएंगे, क्योंकि तकनीकी शिक्षा का अपना एक केवल हिस्सा था। शिक्षा में तकनीकी शिक्षा केवल एक विषय था, लेकिन आज कोविड-19 में संपूर्ण जगत जो है वो सारा कार्य ऑनलाइन और वर्चुअल मोड पर कर रहे हैं। और पिछले 2 वर्षों से, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वो विषय के बाद में वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, कक्षा टेस्ट हो, या फिर आपकी नियुक्ति हो, या कोई भी सेमिनार, वेबिनार या किसी भी प्रकार के कोई भी कार्यक्रम हो, तो इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, उपकरण मुहैया करवाना, पाठ्यचर्या में परिवर्तन करना और परामर्श देना, ताकि उचित प्रकार से प्रशिक्षण हो सके, इसका दायित्व भी केंद्र सरकार निभाती है। अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार के बाद। जैसा कि हम चर्चा में पूर्व में ही आपसे ये बता चुके हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो दायित्व हैं उनका विभाजन किया गया है। राज्य सरकारों के दायित्वों की जब हम बात करेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए ऐसे क्षेत्र जहां आबादी 300 के आसपास हो और 1 किलोमीटर के दायरे अथवा पड़ोस में अन्य प्राथमिक विद्यालय नहीं हो, विद्यालय स्थापित होना चाहिए। राज्य सरकार के दायित्व की जब हमने बात करी तो हम यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कक्षा 1 से 5 की कक्षा तक के लिए ऐसे क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र, ऐसा गांव, ऐसा कस्बा, ऐसा मोहल्ला, ऐसी आबादी जहां पर 300 के आसपास, क्या हो 300 के आसपास, जहां केवल 300 की आबादी हो, संपूर्ण आबादी, यानी वहां रहने वाले लोगों की गिनती ही केवल 300 के करीब हो, और 1 किलोमीटर के दायरे में और आस पड़ोस में कोई प्राथमिक विद्यालय भी नहीं हो, तो वहां निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों को स्थापित किया जाना राज्य सरकार की दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए ऐसे क्षेत्र जहां की आबादी 1000 के आसपास हो और 3 किलोमीटर के दायरे में अथवा पड़ोस में अन्य कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं हो, विद्यालय स्थापित होने चाहिए। अभी इससे पूर्व में हमने कहा कक्षा 1 से 5, ये भी यहाँ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक कक्षाएं 1 से 5वीं तक होती है। जब हम माध्यमिक कक्षाओं की बात करते हैं तो माध्यमिक कक्षाओं में कक्षा 6 से 8 तक को सम्मिलित किया जाता है। जब
प्राथमिक कक्षाओं की बात आई तो वहां हमने आबादी का आंकड़ा 300 लिया था, यानी 300 की आबादी और 1 किलोमीटर के दायरे में और पड़ोस में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय की स्थापना करेगा। और माध्यमिक शिक्षा जहां कक्षा 6 से 8 तक का अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा और जहां की कुल आबादी 1000 के आसपास हो और 3 किलोमीटर के दायरे में या उस पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं हो तो वहां भी राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो विद्यालय की स्थापना करे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी का दायित्व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का है और किसी भी राज्य में न हो तो इसका गठन किया जाना चाहिए। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता देना आवश्यक है कि दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की जब हम बात कर रहे हैं उसका वो है, लेकिन जब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जब हमने बात करी तो वहां पर यदि किसी राज्य में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं है तो राज्य सरकार उस राज्य में इस जो संस्था है ये उसकी स्थापना करेगा, क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर निगरानी का दायित्व NCPCR और SCPCR को दिया गया है। निगरानी के अधिकार की बात क्यों उठी, क्यों निगरानी की जानी चाहिए? क्योंकि सरकारों का कार्य या संविधान में संशोधन करके सरकार जो है वो किसी भी अधिनियम के तहत कोई भी कानून बना करके किसी नई योजना को, किसी अधिनियम को लागू कर सकता है, लेकिन वो जो अधिनियम और वो जो अधिकार भारतीय नागरिकों को मिला है वो धरातलीय पृष्ठभूमि पर वो उसका लाभ सामान्य व्यक्ति, जनसाधारण को या भारतीय नागरिकों को हो रहा नहीं है, इसकी निगरानी भी आवश्यक है। और ये जो कानून है, अधिनियम है, इसका जो यदि कोई उल्लंघन करता है, यहाँ इस चर्चा में आपको इस बात को भी समझ लेना होगा कि यदि किसी भी अभिभावक या किसी भी विद्यार्थी को कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यालय इस अधिनियम के तहत अपने विद्यालय में यदि दाखिला इस आधार पर नहीं देता है कि उस बालक या बालिका के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर नामांकन करने के लिए यदि किसी प्रकार का शुल्क या फीस मांगी जाती है, या फिर उस विद्यालय में किसी अन्य कारण से बालक या बालिका को दाखिला नहीं दिया जाता है, या उनके अभिभावकों का साक्षात्कार लिया जाता है, परीक्षण लिया जाता है, या किसी भी आधार पर यदि किसी बालक या बालिका को नामांकित करने के लिए रोका जाता है, तो ऐसे में एक प्रश्न सामान्य जनसाधारण के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि ऐसे में वो व्यक्ति, वो परिवार, वो विद्यार्थी, वो ज्ञान पिपासु कहाँ जाएगा। और इसके लिए NCPCR और SCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों है। राज्यों में इसको राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी निगरानी करेगा और केंद्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। लेकिन यदि किसी राज्य में इसकी स्थापना नहीं है तो वो राज्य सरकार का दायित्व बनता है। राज्यों में अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाए, जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पुष्टि हो तथा नोडल एजेंसी बनाई जाए। राज्यों में इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए, बेहतर क्रियान्वयन के लिए, यानी ये
अधिनियम तो बन गया है, अधिकार तो सरकार के द्वारा और राष्ट्रपति की संस्तुति के द्वारा, संविधान के द्वारा मिल गया है भारतीय जनसाधारण और भारतीय नागरिकों को। लेकिन इसका क्रियान्वयन धरातलीय पृष्ठभूमि पर इसको लागू करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाए और इसके लिए एक नोडल एजेंसी भी बनाई जाए। और ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य राज्य सरकारें करेंगी। ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है कि बालक को उसके पड़ोस के विद्यालय में ही प्रवेश मिले। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी अपने घर के 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में नामांकन लेना चाहता है और उस विद्यार्थी को किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से ये कह दिया जाए कि नहीं, यहाँ नहीं, तुम पास के गांव के स्कूल में जाके नामांकन ले लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है कि बालक को उसके पड़ोस के विद्यालय में ही प्रवेश मिले। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, लिंग, प्रशासनिक सुनिश्चित करने के लिए स्थान, विकलांगता या अन्य बाधाओं को बालक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है। उन बाधाओं को दूर करने का दायित्व भी राज्य सरकार को निर्वहन करना है, उसको ही करेगा। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून के द्वारा लागू तो हो गया, लेकिन शिक्षा या हम ये कहें कि पूर्ण साक्षरता का जो एक सपना है भारत का, उसे प्राप्त करने में या अध्ययन साक्षरता में जो सबसे बड़ी बाधाएं आती है, उनमें मुख्य बाधाएं हैं आर्थिक बाधा, धन का अभाव, सामाजिक, यानी सामाजिक मान लीजिए कि इस तरह की सामाजिक परंपरा है, इस तरह की सामाजिक संरचना है कि बालिकाओं को नहीं भेजा जा रहा है, या कोई सांस्कृतिक कारण है, या भाषाई, मान लीजिए कि जो विद्यालय है वहाँ यदि क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा के कारण या विभिन्न विदेशी भाषाओं के कारण, ये भी एक कारण हो सकता है। लिंग, महिला या पुरुष या बालक या बालिका, प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं। स्थान भी एक कारण हो सकता है कि आपके घर के पास है, दूर है, नहीं है। विकलांगता, यदि किसी प्रकार की कोई शारीरिक अक्षमता है, वो भी एक बाधाएं हो सकती है जो बालक या बालिका को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है। और इन सब बाधाओं को देखते हुए, इन पर विचार करके नोडल एजेंसियों के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा इन सब बाधाओं को दूर करके और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की पूर्ण रूप से उसका जो लाभ है वो शिक्षार्थियों को मिल जाए, ये दायित्व भी का निर्वहन भी राज्य सरकार को करना होगा। हमने अभी चर्चा की है कि राज्य सरकार के क्या क्या दायित्व है, साथ ही साथ हमने चर्चा की है कि केंद्र सरकार के क्या क्या दायित्व है। अब आइए इसी अधिनियम के तहत हम ये भी देख लें कि जो विद्यालय हैं, जिन विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ज्ञान पिपासु या जिन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है, जो विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको उन विद्यालयों में कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस पे हम एक नजर डालते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि अधिनियम के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन। किसी प्रकार का कोई शुल्क शिक्षा के लिए नहीं लिया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए और 1 से 8 कक्षा के लिए। दूसरा, निःशुल्क चिकित्सा, यानी किसी प्रकार की चिकित्सा के लिए वो जो विद्यार्थी हैं, वो मेडिकल फैसिलिटी भी उन विद्यालयों में होनी चाहिए जहां पर वो उन निःशुल्क उनकी चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा हो सके। फिर हम बात करते हैं निःशुल्क किताबें और पुस्तकें, यानी उन विद्यार्थियों को जो इस अधिनियम के तहत
जो हम जिसे कहेंगे कि जिन्हें इस योजना का लाभ होना चाहिए, उन्हें निःशुल्क पुस्तकें, किताबें ये वहां पर प्राप्त होंगी। निःशुल्क जूते और जुराबे, जब बालक और बालिकाएं आएंगे तो उनके लिए बिना किसी शुल्क के जूते और जुराबे उन्हें विद्यालय से प्राप्त होगी। निःशुल्क वर्दी और जर्सी, यानी उनकी जो ड्रेस है और सर्दियों के लिए उनकी जो जर्सी है वो भी निःशुल्क दी जाएंगी। ये विद्यालय को में प्रमुख सुविधाएं होनी चाहिए। निःशुल्क स्कूल बैग, जिन बैग्स में, जिन थैलों में, जिन बस्तों में विद्यार्थी अपनी पुस्तकें लेके जाएंगे वो भी निःशुल्क होगा। निःशुल्क अल्पाहार, मिड डे मील, हम सभी जानते हैं, हमने बहुत सुना है। और मिड डे मील जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, इसमें जो हमें सफलता आज तक मिली है उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो आर्थिक रूप से असक्षम या जिनके लिए जो जीवन की 3 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो एक रोटी एक ऐसा, यानी ये अल्पाहार भोजन एक ऐसी व्यवस्था है मिड डे मील कि इसके मैं कहूँ कि लालच में या इसके लिए भी विद्यार्थी विद्यालय आते हैं। वो निःशुल्क अल्पाहार भी उन्हें दिया जाएगा। निःशुल्क शैक्षिक भ्रमण, यदि विद्यार्थियों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, मान लीजिए कि हम अपने विद्यार्थियों को प्राथमिक कक्षाओं में और माध्यमिक कक्षाओं में जब हम उन्हें कहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की, यदि हम ऐतिहासिक है या सामाजिक है या सांस्कृतिक जो स्थल है उनका जब हम भ्रमण करवाते हैं तो वो भ्रमण भी निःशुल्क होगा। इसके अलावा आर्थिक सहायता, यदि किसी को इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए वो भी दिया जाएगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उन्हें वजीफा और पुरस्कार की व्यवस्था भी विद्यालय में रहेगी। अब बात आती है कि जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू हो गया और इसे लागू हुए भी आज मैं कहूंगी कि पूरे 11 वर्ष पूरे होने को आए हैं, तो इन 11 वर्षों के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए जो निषेध है, या मैं ये कहूँगी कि जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा भी कुछ चीज़ों को कहा गया है पेटिशन के माध्यम से कि ये कार्य नहीं होने चाहिए। प्रथम, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, किसी भी बालक या बालिका का फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड और मानसिक मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा। बच्चों को प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी। किसका होगा किसका नहीं होगा, ऐसी कोई भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि अभिभावकों का या विद्यार्थियों का साक्षात्कार या प्रशिक्षण या रिटर्न टेस्ट ये सब नहीं होगा, लिखित ये सब मौखिक नहीं होगा। प्रति व्यक्ति शुल्क, ये भी है कि किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन, जो शिक्षक हैं वो निजी ट्यूशन यानी उन्हीं विद्यार्थियों को शुल्क लेकर के उनके घर पर जा करके या उन्हें अपने घर बुला करके किसी प्रकार की कोई ट्यूशन नहीं देंगे। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय, जिन विद्यालयों को किसी भी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे विद्यालय इस योजना में सम्मिलित नहीं होंगे। अब बात आती है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, EWS जिसे हम कहते हैं, कक्षा 8 से ऊपर RTE के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए हमने कौन कौन से तर्क दिए हैं। कुछ तर्क आ रहे हैं कि कक्षा 8 के बाद भी जो वीकर सेक्शन में आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। बच्चों के माता पिता को 9वीं कक्षा के बाद निजी स्कूलों में अत्यधिक फीस चुकानी पड़ती है जिसे वे वहन नहीं कर सकते, और कक्षा 8 के बाद बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में सरकारी स्कूल में बदलाव के कारण बच्चों की मन स्थिति पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो इसे भी देखना होगा। और अंत में हम इसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं और कहना चाहेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक बालक बालिका का
प्राथमिक शिक्षा के अधिकार प्राप्त करने हेतु एक उपकरण है और साथ ही अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने हेतु सभी बच्चों को एक साथ लाने का एक माध्यम है। बच्चों के अधिकार के निःशुल्क और शिक्षा अधिनियम अधिकार करने के लिए निर्वहन का दायित्व मात्र केंद्र राज्य सरकारों का नहीं है, बल्कि अपितु शिक्षकों, स्थानीय प्राधिकारियों और ग्राम पंचायतों का भी उतना ही दायित्व है। तो आज जो ये एक नई शुरुआत CEC ने करी है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें हमारे जो विशेष लाभ लेना चाहते हैं वो हमारे श्रोता, हमारे शिक्षणार्थी, हमारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि आइए सब मिलकर के इस योजना का लाभ उठाते हैं और भारत को पूर्ण साक्षर और पूर्ण शिक्षित राष्ट्र की ओर ले जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।